नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शांति देवी है। मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी 30 की दिखती हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि वक्त ने मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी की है। मेरा रंग गोरा है और भरा पूरा बदन मेरी मुस्कान के साथ और भी खिल उठता है। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में अभी भी वही चमक है जो जवानी में हुआ करती थी। मैं अपने लंबे घने बालों को हमेशा संवार कर रखती हूँ और जब मैं साड़ी पहनकर बाहर निकलती हूँ तो पड़ोस की भाभियां मुझसे पूछती हैं, शांति, ये जवानी का राज क्या है? मेरे घर में मेरा परिवार है जो मेरी दुनिया है। मेरे पति रामलाल हैं जो अब 55 साल के हो चुके हैं। मेरी एक बेटी है सावित्री, जिसकी शादी 4 साल पहले रमेश के साथ हुई है। रमेश बड़ा सीधा साधा और मेहनती लड़का है। मेरा एक बेटा भी है किशन, जो अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों छोटू और बबलू के साथ शहर में रहता है। भले ही मैं 50 की हो गई हूँ, लेकिन मन से मैं अभी भी जवान हूँ। रामलाल के साथ मेरा रिश्ता पहले जैसा गहरा था, लेकिन अब वह थकान की बात करते हैं। रातें अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। मैं हंसकर टाल देती हूँ, लेकिन मन में एक खालीपन सा रहता है। फिर भी मैं अपने परिवार के साथ खुश थी। बात उस दिन की है जब रमेश ससुराल आया था। गांव में मेला लगा था। माधोपुर का मेला हर साल बड़ा धूमधाम से होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, रंग बिरंगे स्टॉल लगते हैं और रात को नाच गाना चलता है। सावित्री और रमेश दोनों मेले में गए थे। मैंने सोचा कि मैं घर पर ही रुकूं, क्योंकि रामलाल को भीड़भाड़ पसंद नहीं। वह जल्दी सो गए। मैं रसोई में काम निपटा रही थी जब सावित्री का फोन आया। उसने कहा, माँ, मैं अपनी सहेली के घर रुक रही हूँ, रमेश को घर भेज रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है बेटी, ध्यान रखना। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने रमेश के लिए खाना गर्म किया और इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो रमेश सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह थोड़ा डगमगा रहा था। मुझे समझते देर न लगी कि उसने मेले में दोस्तों के साथ थोड़ी शराब पी ली थी। गांव में मेले के दौरान ऐसा होता रहता है। मैंने कुछ नहीं कहा और उसे अंदर बुलाया। रमेश, खाना खा लो, मैंने कहा और उसे थाली परोसी। लेकिन वह बस मुस्कुराया और बोला, सासू माँ, आप आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैं हंस पड़ी। रमेश ऐसा मजाक कभी कभार करता था। मैंने सोचा, नशे में है तो थोड़ा बोलता रहेगा। मैंने उसे खाना खिलाया और कहा, जा, अब सो जा। रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी मुझे याद आया कि सावित्री की साड़ी जो मैंने धोई थी बाहर सूख रही थी। बारिश का मौसम था और मुझे डर था कि साड़ी भीग जाएगी। मैंने जल्दी से बाहर जाकर साड़ी उतारी और उसे कमरे में रख लिया। सावित्री की साड़ी थी, लाल रंग की, किनारों पर सुनहरी जरी का काम। मुझे वो साड़ी हमेशा से पसंद थी। न जाने क्यों मैंने उसे पहन लिया। शायद मन में जवानी की कोई लहर उठी थी। मैंने आईने में खुद को देखा। सचमुच मैं उस साड़ी में सावित्री जैसी लग रही थी। मैं कमरे में लौट रही थी जब रमेश अचानक मेरे सामने आ गया। वह अभी भी नशे में था। अंधेरे में उसने मुझे देखा और धीरे से बोला, सावित्री, तुम कब आई? मैं चौंक गई। मैंने कहा, रमेश, मैं सावित्री नहीं, तुम्हारी सासू माँ हूं। लेकिन वह हंसा और बोला, अरे मजाक मत करो, तुम्हारी ये साड़ी, तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पास आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं पीछे हटी, लेकिन वह और करीब आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, सावित्री, आज रात बस तुम और मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। उस रात जो हुआ उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। रमेश को लगा कि वह अपनी पत्नी के साथ है। मैं चाहती थी कि उसे सच बताऊं, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। उस पल में मैंने भी अपनी भावनाओं को बहने दिया। मुझे गलत लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी मिला जो मैंने सालों से नहीं महसूस किया था। सुबह जब रमेश की आंख खुली तो वह सामान्य था। उसे रात की बात याद नहीं थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। मैं जानती थी कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में एक अजीब सी खुशी थी। मैंने सोचा, शायद ये बस एक गलती थी जो दोबारा नहीं होगी, लेकिन मैं गलत थी। कुछ महीने बाद रमेश फिर ससुराल आया।
इस बार वह नशे में नहीं था। हम रसोई में अकेले थे। मैं खाना बना रही थी और वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, सासू माँ, उस रात की बात मुझे याद है। मेरी सांस रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी। मैंने कहा, रमेश, वो गलती थी। वह मुस्कुराया और बोला, गलती थी तो फिर क्यों अच्छा लगा? मैं चुप हो गई। उस रात जब घर में सब सो गए, रमेश मेरे कमरे में आया। इस बार कोई नशा नहीं था, सिर्फ हमारी कमजोरियां थीं। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी इच्छाएं मुझ पर हावी हो गईं। उस रात हम फिर एक दूसरे के करीब आए। सच कहूं, मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। उस रात की बात मेरे मन में बार बार घूमती थी। मैं जानती थी कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन फिर भी मेरे मन का एक कोना उस पल को याद करके धड़क उठता था। मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन मेरी कमजोरी मुझ पर हावी हो रही थी। वो दूसरी रात के बाद मैंने सोचा कि अब ये सिलसिला रुक जाएगा। मैंने खुद से वादा किया कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी, लेकिन जिंदगी के इरादे कुछ और थे। कुछ महीने बाद गांव में बरसात का मौसम आया। माधोपुर में बरसात का अपना ही रंग होता है। खेतों में हरियाली छा जाती है और गांव की गलियों में कीचड़। उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही थी। एक दिन सावित्री का फोन आया। उसने बताया कि रमेश फिर ससुराल आ रहा है, क्योंकि उसे गांव में कुछ काम था। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने खुद को समझाया, शांति, तू अब संभल जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रमेश आया तो मेरे सारे इरादे कमजोर पड़ने लगे। वह हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता हुआ आया। उसने मेरे पैर छुए और बोला, सासू माँ, आप तो दिन ब दिन और जवान होती जा रही हो। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। उस रात बारिश बहुत तेज थी। रामलाल अपने दोस्त के घर गए थे और देर से लौटने वाले थे। सावित्री शहर में थी, क्योंकि उसे अपनी सहेली की शादी में जाना था। घर में सिर्फ मैं और रमेश थे। मैं रसोई में रोटियां बना रही थी और रमेश बाहर आंगन में बैठा था। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थीं और हवा में एक ठंडक थी। मैंने रमेश को आवाज दी, रमेश, अंदर आ जाओ, खाना तैयार है। वह अंदर आया और मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मुझे उस रात दिखी थी। उसने धीरे से कहा, सासू माँ, ये बारिश कितनी सुंदर है ना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोटी बेलती रही, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने मेरे करीब आकर कहा, आप आज फिर सावित्री की तरह लग रही हो। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन मेरे मन में एक गर्माहट सी फैल रही थी। उस रात जब बिजली चली गई और घर में सिर्फ मिट्टी के दिए की रोशनी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज में कोई ताकत नहीं थी। फिर वो रात बारिश की तरह ही उमड़ घुमड़ कर बीत गई। सुबह जब मैं उठी तो रमेश जा चुका था। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, सासू माँ, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है। मैंने वो चिट्ठी जला दी। मेरे मन में ग्लानि थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी तृप्ति भी। मैंने सोचा शायद अब ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं फिर गलत थी। कुछ समय बाद गांव में फिर मेला लगा। इस बार सावित्री और रमेश दोनों आए। मेला देखने के बाद सावित्री अपनी सहेली के घर चली गई और रमेश घर पर रुक गया। रात को जब सब सो गए, उसने कहा, सासू माँ, मैंने बहुत कोशिश की कि आपसे दूर रहूं, लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरा मन बस आपकी तरफ खिंचता है। मैंने उसे डांटा, रमेश, ये सब बंद करो, अगर किसी को पता चला तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उस रात जब मैं अपने कमरे में थी, रमेश फिर मेरे पास आया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी अपनी इच्छाएं मुझ पर हावी हो गईं। हम फिर उन पलों में खो गए। ऐसा ही एक और मौका आया जब मैं रसोई में काम कर रही थी। रमेश गांव के काम से आया था। उस दिन घर में कोई नहीं था। मैंने उसे खाना परोसा और हम बातें करने लगे। बातों बातों में उसने मेरे हाथ को छुआ। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने खुद को संभाला और कहा, रमेश, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, सासू माँ, आप भी तो ये चाहती हैं। मैं चुप हो गई। उस दिन रसोई की उन गर्म हवाओं में हम फिर एक दूसरे के करीब आ गए। हर बार जब ऐसा होता, मेरा मन दो हिस्सों में बांट जाता था। एक तरफ मुझे लगता कि मैं अपने परिवार के साथ धोखा कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन का एक हिस्सा उन पलों को जीना चाहता था।
मैं जानती थी कि ये गलत है, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही थी। रमेश भी उलझन में था। कभी कभी वह मुझसे कहता, सासू माँ, हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगली बार जब वह ससुराल आता, हम फिर वही गलती दोहरा देते। मैंने सोचा, शायद ये सिर्फ मेरी कमजोरी है, शायद मैं ही रमेश को रोक सकती हूँ, लेकिन मैं हर बार हार जाती थी। एक दिन जब रमेश फिर ससुराल आया, मैंने उससे कहा, रमेश, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद तू यहाँ नहीं आएगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सासू माँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी तो जानती हैं कि ये आसान नहीं है। उस रात हमने फिर वही गलती की, लेकिन इस बार मेरे मन में एक डर बैठ गया। मुझे लगने लगा कि ये गलत रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ताकत दे। रमेश के साथ वो आखिरी मुलाकात के बाद मैंने सचमुच सोचा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपने मन को समझाया कि मैं एक माँ हूँ, एक सास हूँ और मुझे अपने परिवार की इज्जत बचानी है, लेकिन मेरे मन में एक डर हमेशा रहता था। क्या होगा अगर किसी को हमारी गलतियों का पता चल गया? मैं हर बार भगवान से माफी मांगती थी, लेकिन शायद मेरी प्रार्थनाएं अधूरी थीं। समय बीतता गया। गांव में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। सावित्री और रमेश अक्सर ससुराल आते थे। मैं रमेश से नजरें मिलाने से बचती थी। वह भी चुप रहता था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी आंखों में वही चमक अब भी दिखती थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। मैं जानती थी कि हम दोनों एक आग के साथ खेल रहे हैं, जो कभी भी हमारे पूरे परिवार को जला सकती है। एक दिन गांव में किशन और उसका परिवार भी आया। छोटू और बबलू छुट्टियों में हमारे पास रहने आए थे। घर में रौनक थी। सावित्री भी अपने ससुराल से आई थी। रामलाल खुश थे क्योंकि उनका पूरा परिवार एक छत के नीचे था। मैं भी हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी गलतियां मेरे सामने न आ जाएं। उस रात घर में सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। मैं रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। रमेश अचानक वहां आया। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, रमेश, यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा। उसने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, बस 2 मिनट की बात है। उसने मेरे करीब आकर धीरे से कहा, मैं आपसे मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उसे डांटा, रमेश, अब बस करो, ये सब गलत है। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां सावित्री खड़ी थी। मेरी सांसें रुक गईं। सावित्री की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। रमेश भी सिर झुकाए खड़ा था। सावित्री ने चीख कर कहा, माँ, तुम मेरी माँ हो और तुम मेरे पति के साथ। उसने अपनी बात पूरी नहीं की और रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। मैं सावित्री के पीछे भागी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, बेटी सुन तो, ये सब। लेकिन सावित्री ने मुझे धक्का दे दिया। उसने कहा, माँ, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। मैं रोते हुए वहीं बैठ गई। उस रात सावित्री ने किशन और रामलाल को सब कुछ बता दिया। किशन मेरे पास आया और गुस्से में बोला, माँ, तुमने ये क्या किया? तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रामलाल चुपचाप एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। छोटू और बबलू भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर जा रहा हो। अगले दिन सावित्री ने अपना सामान बांधा और रमेश को लेकर चली गई। उसने मुझसे कहा, माँ, आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। किशन और गीता भी अपने बच्चों को लेकर शहर चले गए। किशन ने जाते वक्त कहा, माँ, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें अकेले भुगतनी होगी। रामलाल ने भी अपना बिस्तर अलग कर लिया। वह मुझसे बात नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद वह अपने भाई के गांव चले गए। मैं अकेली रह गई। मेरा घर, जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब एक खामोश मकान बन गया था। मैं दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती थी। मेरे मन में बार बार वही पल घूमते थे। मैं सोचती थी कि अगर मैंने उस पहली रात रमेश को रोक लिया होता तो शायद आज मेरा परिवार मेरे साथ होता। लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। गांव वालों को भी धीरे धीरे बात का पता चल गया। लोग मेरे बारे में कानाफूसी करने लगे। कोई मुझसे मिलने नहीं आता था।
मैं जब बाहर निकलती तो लोग मुझसे नजरें चुराते। मैं समझ गई थी कि मेरी गलतियों ने न सिर्फ मेरा परिवार बल्कि मेरी इज्जत भी छीन ली थी। आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलतियों से सीखें। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमारा मन हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। वो रास्ता शुरू में सुंदर लगता है, लेकिन उसका अंत सिर्फ अंधेरा होता है। मैंने अपने मन की कमजोरी को जीतने दिया और आज मैं उसकी कीमत चुका रही हूँ। मेरा परिवार, मेरा प्यार, मेरी इज्जत, सब कुछ मैंने खो दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा न करें। अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। एक गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको कभी लगे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो रुक जाएं। अपने परिवार की कीमत समझें, क्योंकि एक बार अगर वो टूट गया तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। मैं नहीं जानती कि मेरे पास अब कितने दिन बचे हैं, लेकिन मैं हर दिन भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे बच्चों को माफी का दिल दे और मुझे मेरी गलतियों की सजा से मुक्ति मिले। आप सबसे भी मेरी एक गुजारिश है, अपने परिवार को हमेशा साथ रखें और कभी ऐसी गलती न करें जो आपको मेरी तरह अकेला छोड़ दे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, शांति देवी की कहानी। एक ऐसी औरत जो अपने मन की कमजोरियों में उलझ गई और उसने वो सब खो दिया जो उसके लिए सबसे कीमती था। मैंने आपको अपनी जिंदगी के वो पल सुनाए जो मुझे आज भी रातों में जगाते हैं। मेरी गलतियों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी आपके लिए एक सबक बने। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि गलत रास्ता आसान और सुंदर है, लेकिन उस रास्ते का अंत हमेशा दुख देता है। अपने परिवार को, अपने रिश्तों को और अपनी इज्जत को हमेशा संभाल कर रखें। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। मैं आज भी अपने बच्चों की राह देखती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन सावित्री, किशन और रामलाल मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वो कभी नहीं भरते। मेरी कहानी सुनकर अगर आपके मन में अपने परिवार के लिए प्यार जगा, अगर आपने ये सीखा कि गलत रास्ते से हमेशा दूर रहना चाहिए, तो मुझे लगेगा कि मेरी बात कहने का मकसद पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो रातों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, या अगर आपकी कोई कहानी है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी ऑन कर दें तो करें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सही रास्ते पर चलें। नमस्ते।